हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि बेन रूहान विंग से कहता है कि वो वांग जी को फ़ोन करे और यहाँ उसको बुलाए, जहाँ विंग मना कर देता है। लेकिन बेन रूहान खुद वांग जी को फ़ोन करके बुलाता है। अब कुछ देर में वांग जी बेन रूहान के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहां वांग जी अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचा था। और वहां दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और फिर एंड में वांग जी बेन रूहान और वेन चाओ को मार देता है। मगर बेन रूहान मरते मरते एक गोली वांग जी को भी मार देता है। उसके बावजूद भी वांग जी विंग को बचाता है, मगर अचानक वांग जी बेहोश हो जाता है। ये देखकर विंग जोर से चिल्लाता है वांग जी। और फिर हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां इस बार भी विंग चेन वांग जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। तभी वहां सिचेन, कुरेन, मैडम यू और जियान फेमियान भी पहुंच जाता है। इधर सिचेन विंग से पूछता है कि उसका भाई कैसा है, क्या हुआ था, जहां विंग सिचेन को सब कुछ बताता है कि वेन रूहान ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर वांग जी मुझे बचाने आया और वहां दोनों के बीच फाइट हुई और वेन रूहान ने वांग जी को भी गोली मार दी। तभी अंदर से डॉक्टर आते हैं और वो सिचेन लेन कुरेन को बताते हैं कि वांग जी के दोनों किडनी डैमेज हो गए हैं। हमें जल्दी से किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर सिचेन कहता है, क्या दोनों किडनी फेल? मगर कैसे? वांग जी तो एकदम ठीक था ना। डॉक्टर बताता है जो ब्लड उन्हें पहले लगी थी उससे उनकी एक किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और आज जो दूसरी गोली लगी है वो सीधा उनकी किडनी में लगी है, जिस वजह से वो भी फेल हो गई। और अब जान बचाने का एक ही रास्ता है, किडनी ट्रांसप्लांट। सिचेन कहता है, ठीक है ना, आप मेरी किडनी ले लीजिए और मेरे भाई को बचा लीजिए। तभी कुरेन कहता है, नहीं डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए। डॉक्टर कहता है, आप में से जो भी किडनी देना चाहता है वो टेस्ट करा ले। इस पर कुरेन हाँ में जवाब देता है। और अब कुरेन सिचेन को समझाता है कि उसके ऊपर अभी भी ढेर सारी जिम्मेदारी है। साथ ही उसने अभी तक मैरिज भी नहीं की है, ना ही उसके बेबी है। और अगर उसने वांग जी को अपनी किडनी दे दी तो ना ही वो अपने पार्टनर को हैप्पी रख पाएगा, ना ही वांग जी। जो सुनकर सिचेन कहता है, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। कुरेन कहता है, फिर भी तुम अपनी किडनी नहीं दोगे, मैं दूंगा। वैसे भी मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, कुछ ही टाइम बचा है, वो मैं एक किडनी के साथ भी जी सकता हूँ। ऐसा कहते ही वो अंदर जाने लगता है। तभी विंग कहता है, अंकल, वांग जी को गोली मुझे बचाते हुए लगी है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाऊँ। अगर आप सबको बुरा न लगे तो मैं अपनी किडनी देकर वांग जी की जान बचाना चाहता हूँ। जो सुनकर कुरेन कहता है, नहीं, वैसे तुम हो कौन और क्या तुम्हारी वजह से मेरे वांग जी की ऐसी हालत है? और फिर जियान फेमियान और मैडम यू की तरफ देखकर कहता है, और आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतनी छूट दे रखी है कि वो अमीर घरों के बच्चों को फंसाए? ये सुनकर मैडम यू भी गुस्से में आ जाती है और कुरेन से कहती है, माफ़ करना मिस्टर, मगर आपका नेफ्यू ही हमारे बेटे के पीछे पड़ा हुआ था, ना कि हमारा विंग। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी परवरिश पर हाथ उठाए। वैसे आपने अपने नेफ्यू को कैसे शिक्षा दी है? एक को तो आपने बिजनेसमैन बनाया, दूसरे को माफिया। भले ही आज वांग जी की इस हालत का जिम्मेदार हमारा विंग है, मगर हमारा विंग उसकी लाइफ में ना भी होता तो आज नहीं तो कल उसके साथ ये हो ही जाता। तो फिर आप भी औरों से यही कहते कि विंग सबकी बात सुनता है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, बस करो आप लोग, बस। मेरा वांग जी अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अंकल, आपने पूछा था ना कि मैं कौन हूँ, तो सुनिए, मैं वो हूँ जिसके लिए आज आपका नेफ्यू ऑपरेशन टेबल पर पड़ा है। मैं वो हूँ जिसके साथ वो ज़िंदगी जीना चाहता है, अपनी लाइफ सेट करना चाहता है। मैं वो हूँ जिसे वो बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते ही विंग डॉक्टर वाले केबिन में चला जाता है और वांग जी के साथ अपनी किडनी मैच करने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर विंग को बताते हैं कि वो अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकते। जो सुनकर विंग कहता है, पर क्यों? डॉक्टर विंग को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सब लोग शौक, मगर हमारा विंग हैप्पी होता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है। इधर डॉक्टर विंग से कहता है, इसलिए हम अभी आपकी किडनी नहीं ले सकते।
इस पर कुरेन कहता है, मैंने कहा ना आप मेरी किडनी ले लो, फिर आप क्यों लेट कर रहे हो। इतना कहते ही कुरेन भी अपना टेस्ट करवाता है और फाइनली कुरेन की किडनी मैच हो जाती है। अब ओटी में एक बेड पर वांगजी पड़ा था और दूसरे बेड पर अंकल, और फिर फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और डॉक्टर बताते हैं ऑपरेशन कामयाब रहा और कल सुबह तक दोनों को होश आ जाएगा। अब उन दोनों को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां विंग अपने मॉम डैड से कहता है कि वो घर जाकर आराम करें। मैडम यू कहती है, नहीं बेटा, आराम की ज़रूरत तुझे है। विंग कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी सिचेनगा अंकल के पास है, इसलिए मुझे वांगजी के पास रहना होगा। इस पर मैडम यू हाँ में सिर हिलाती है और फिर बाकी लोग घर आ जाते हैं। वहीं हमारा विंग वांगजी के हाथ पकड़ता है और उससे खूब सारी बातें करता है, और फिर विंग वांगजी से बात करते करते वहीं उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 9 बजे वांगजी को होश आता है। वो सामने विंग को देखकर विंग को आवाज़ लगाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। विंग भी, जो वांगजी की बात सुनकर जग गया था, वो मुस्कुराकर उठता है और वांगजी के फोरहेड पर किस करके कहता है, हाँ वो ठीक है। और अब वांगजी विंग से पूछता है कि क्या उसके गगा और अंकल हॉस्पिटल आए थे। उन्हें पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग हाँ में जवाब देता है और अब समय बीतता है। वांगजी पूरी तरह ठीक हो चुका था। वहीं वांगजी को भी ये गुड न्यूज़ मिल चुकी थी कि विंग प्रेग्नेंट है, इसलिए वो विंग की बहुत अच्छे तरीके से केयर करता था। साथ ही वांगजी को ये भी पता चल गया था कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और उसके अंकल ने उसे अपनी किडनी दी है, इसलिए वांगजी अपने अंकल की भी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और अब वो अंकल की देखभाल के लिए लैंड मेंशन में ही रहने लगा था। साथ ही उसने माफिया का काम छोड़कर अपने गगा के साथ मिलकर अपनी कंपनी और साथ ही लैंड कंपनी को संभालने लगा। इधर विंग अभी भी जियान चैन के साथ उसी अपार्टमेंट में रहकर अपना कॉलेज पूरा कर रहा था और अब उसने डीजे वाले काम को भी बंद कर दिया था। और अब वांगजी विंग की भी देखभाल करता था और अंकल की भी। ये देखकर अंकल वांगजी से कहता है कि वो विंग से मैरिज करके जल्द से जल्द लैंड मेंशन में ले आए ताकि उसको यूं परेशान ना होना पड़े। ये सुनते ही वांगजी तो झट से विंग के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि अंकल उन दोनों की मैरिज के लिए मान गया है और अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। हम लोग कल ही मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। और रहा ग्रैंड वेडिंग का सवाल, तो वो हम करेंगे जब हमारा बेबी 10-15 साल का हो जाएगा, ताकि हमारा बेबी भी अपने मॉम डैड के वेडिंग को अच्छे से एंजॉय करे। क्यों, क्या ख्याल है। विंग मुस्कुराकर हाँ में जवाब दे देता है और फिर एक हफ्ते बाद विंग और वांगजी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर लैंड मेंशन पहुंच जाते हैं। और अब अंकल कुरेन भी विंग से माफ़ी मांगते हैं और खुशी खुशी विंग को अपना लेते हैं। और अब हम सीन सीधा 10 साल बाद का देखते हैं, जहां विंग का बेबी 10 साल का हो चुका था और उसका नाम आयुआन था। और आयुआन के अंदर वांगजी और साथ ही विंग की दोनों की ही खूबी थी। मेरा मतलब आयुआन की हरकत बचपन से ही एक लीडरशिप वाली थी और साथ ही विंग की तरह म्यूजिक से भी प्यार था और उसके पसंदीदा खिलौने भी गन और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही थे। अब 2 दिन बाद कुरेन विंग और वांगजी से कहते हैं कि अब उन्हें ग्रैंड मैरिज कर लेना चाहिए, क्योंकि वांगजी भी अब 45 साल का हो चुका था और हमारा विंग भी 32 साल का हो चुका था। इसलिए अंकल विंग और वांगजी से कहता है कि और बुढ़े होने से पहले वो लोग शादी कर ले। इस पर विंग और वांगजी हामी भर देते हैं। और अब हम सीधा सीन कट के मैरिज का दिन देखते हैं, जहां हमारा वांगजी और विंग स्टेज पर था और वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। इधर हमारा 10 साल का आयुआन सेम विंग की तरह ही गले में हेडफोन लगाकर और माइक पर सभी से कहता है कि आज उसके मॉम डैड की मैरिज है और आज मैंने अपने मॉम डैड को अपनी बनाई हुई प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट किया है। तो गाइस, आप लोग भी सुनने को तैयार है। सभी लोग यस में जवाब देते हैं और हमारा आयुआन अपने कान पे हेडफोन लगाकर कहता है, आर यू रेडी गाइस। सभी जोर से चिल्लाते हैं यस। और फिर आयुआन अपने मॉम डैड की तरह ही डीजे पर अपनी बनाई हुई प्यारी सी धुन के साथ सॉन्ग प्ले करता है और शादी में आए हुए सभी गेस्ट नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इधर हमारा विंग और वांगजी स्टेज से आयुआन को देखते हैं और फिर वांगजी विंग से कहता है, विंग देखो दूसरा विंग तैयार हो गया। जो सुनकर विंग कहता है, वांगजी तुम भूल गए, हमारा बेटा ओमेगा नहीं बल्कि अल्फा है। वांगजी कहता है, ओ अच्छा, वैसे जिस हिसाब से वो कमर हिला रहा है उसे देखकर तो लग रहा है आगे चलकर वो बॉटम बनेगा।
जो सुनकर विंग हल्के से वांग जी को हिट करता है और वांग जी से कहता है अब तो वो ऐसी सेमलेस बातें करना बंद करे। वांग जी विंग से कहता है हाय विंग, जिसके पास तुम जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा होगा वो भला सेमलेस बातें करना कैसे छोड़ सकता है। और फिर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और दोनों स्टेज पर ही एक दूसरे को हक करते हैं। तो गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त कर रही हूँ। आई होप आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा और अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक आप इस स्टोरी को एंजॉय करिए और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। साथ ही जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। और अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।